अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में है। अब साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट वेज से बिहेवियर और जो माइंड होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए से हम लोग माइंड और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स से। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है, हमारा फंक्शनलिज्म है, हमारा बिहेवियरिज्म है, हमारी साइको एनालिसिस है और हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। ये सारे के सारे हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और ये प्रोमिनेंट है यानी इम्पोर्टेंट है। फिर बता दूं कि हर स्कूल ऑफ थॉट अपने वेज और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर और माइंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट हम लोग स्टार्ट करते हैं विच इज़ द स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये लेट 90th सेंचुरी में यानी 90th सेंचुरी में जो विलियम वॉन्ट था उसके एज में, उसके ज़माने में ये पॉपुलर हुई। इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग माइंड को डिसेक्ट करके उसके बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। अब ये कंपोनेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं? ये सेंसेशंस हो सकते हैं, परसेप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट फीलिंग्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब हम इसको ना पॉइंट्स के साथ मज़ीद क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है देन हम लोग क्या करेंगे, हमें इसके मेन पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स को एनालाइज करना यानी एलिमेंट एनालिसिस करना। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट इंटरकनेक्शन। देन हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के बारे में और क्रिटिसिज्म से। ये हमारे स्ट्रक्चरलिज्म का लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो उसको सोल्व करने का मेथड है। अब ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन इसका सबसे पहला पॉइंट है, इसको समझेंगे तो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक स्टिमुलाई के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। यानी उन्हें प्रीशियस सेंसेशंस, परसेप्शंस और फीलिंग के बारे में रिपोर्ट करना जो है ये सब कुछ सिखाया जाता है। ये इंट्रोस्पेक्शन जो हमारे स्ट्रक्चरलिज्म का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके एलिमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं उन्होंने माइंड को बेसिक एलिमेंट या बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में देखा है। उनके अकॉर्डिंग या उनका एम ये था कि माइंड को एनालाइज करना और उसका बेसिक कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि सेंसेशन, जैसे हमारी लाइट है या कोई आराम से लाइट सी साउंड है, ये हमारी सेंसेशंस हो जाती हैं। यानी जो हम लोग चीज़ों को सेंस मतलब जिन चीज़ों को हम लोग फील कर सकते हैं वो हमारी सेंस, जैसे लाइट है और साउंड है, इनको हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। परसेप्शंस हैं जैसे शेप या कोई कलर हो गया, और फीलिंग्स हैं जैसे प्लेयर्स या कोई पेनफुल हो गया। तो ये सारे एलिमेंट एनालिसिस के अंदर आते हैं। उसके बाद एलिमेंट इंटरकनेक्शन की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है बिलीव करता है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते थे वो इस बात पर बिलीव करते थे कि माइंड का बेसिक कंपोनेंट के बीच, यानी जो माइंड होते हैं उनके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते थे उनके बीच कोई ना कोई कनेक्शंस हैं, इंटरकनेक्शंस हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और कम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। अब उनका जो ध्यान था वो पार्टिकुलरली बेसिक सेंसरी एक्सपीरियंसेस और उनके जो इंट्रैक्शंस होते थे उन पर होता था। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरलिस्ट ने लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का इसका यूज़ किया था माइंड के बेसिक कंपोनेंट्स को स्टडी करने के लिए। विलियम वॉन्ट जिन्होंने साइकोलॉजी का पहले लेबॉर्ट्री को इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन और एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल किया था माइंड के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट इसके क्रिटिसिज्म आ जाते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ क्रिटिसिज्म मिले, जैसे सब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और डिफ़िकल्टी इन रेप्लिकेटिंग रिजल्ट। ठीक है, इसके अलावा ये अप्रोच माइंड के डायनामिक और एडेप्टिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता था, जो कि लेटर स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे फंक्शनलिज्म्स और बिहेवियरिज्म्स में एम्फसाइज किए जाते थे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसने साइकोलॉजी के अर्ली डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट जो रोल था वो प्ले किया और माइंड के बेसिक कंपोनेंट को समझने में हेल्प की थी। लेकिन इसकी लिमिटेशन और इसकी जो क्रिटिसिज्म्स के जो बावजूद लेटर स्कूल ऑफ थॉट ने इसका कॉन्सेप्ट को रीफाइन और एक्सपेंड किया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इंट्रोस्पेक्शन की बात करती हूँ तो इंट्रोस्पेक्शन एक साइकोलॉजिकल
टेक्निक है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और मेंटल एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं। यानी खुद की ही जो थॉट्स, फीलिंग्स और मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको ही ऑब्जर्व और एनालाइज करते थे। इसका मकसद अपने इनर एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियस अवेयर करना, ठीक है, कॉन्शियस अवेयरनेस में लेना और उन्हें समझना होता है। इंट्रोस्पेक्शन को अगर डिटेल से हम लोग बात करना चाहें तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन आ जाती है, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस आ जाती है, रिफ्लेक्टिंग एनालिसिस आ जाती है और लेबॉर्ट्री सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं जिसके बाद हमें दोबारा से रिफाइन करके नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट्स को एक्सप्लेन करना पड़ा था। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब कि हर इंडिविजुअल का इंट्रोस्पेक्शन एक्सपीरियंसेस यूनिक होता है। हर कोई अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपने तरीक़ों से रिसीव करता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन में इंडिविजुअल अपने आप को ऑब्जर्व करता है। इसमें किसी और के ऑब्जर्वेशन या इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल नहीं होता है। इंडिविजुअल अपने माइंड की इनर वर्किंग्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। उसके बाद कॉन्शियस अवेयरनेस की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन कॉन्शियस अवेयरनेस पर भी यानी इंक्लूड होती है। इंडिविजुअल कॉन्शियसली अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने सेंसेशंस को ऑब्जर्व करता है। इसमें उनकी टेंशन्स, उनके इनर एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं इस बात पे वो गौर करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव एनालिसिस की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन में इंडिविजुअल अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं। वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में रिफ्लेक्शन करता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। फिर लेबॉर्ट्री सेटिंग की बात करें तो इसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च में इंट्रोस्पेक्शन को कंट्रोल्ड लाइब्रेरी लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में परफॉर्म किया जाता है। यानी रिसर्चर सब्जेक्ट को स्पेसिफिक स्टिमुलाई के साथ एक्सपोज करते हैं और उन्हें उनके इनर एक्सपीरियंसेस के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन के कुछ लिमिटेशन हैं, जैसा कि सब्जेक्टिव नेचर और रियलेंस ऑन इंडिविजुअल सेल्फ रिपोर्टिंग, यानी अपने आप पे ही रिपोर्ट करना। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रोसेसेस हैं जैसे अनकॉन्शियसनेस थॉट्स हो सकती हैं और इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं होते। नहीं, कुछ ऐसी थॉट्स और बाइसेस होती हैं जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकती, इसकी लिमिटेशन में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट तो इसमें हमारा आ जाता है फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म का जो आगाज़ हुआ था वो हमारे पास 90th सेंचुरी में हुआ था, पार्टिकुलरली विलियम जेम्स के थ्रू, ठीक है। यानी जो विलियम जेम्स था उसने 90th सेंचुरी में इसका आगाज़ किया था। इस स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक फोकस माइंड की फंक्शंस और एडेप्टिव बिहेवियर पर होता है, यानी कि कैसे माइंड बिहेवियर को रेगुलेट करता है। माइंड जो हमारे बिहेवियर को कैसे रेगुलेट करता है और किस तरह से बिहेवियर इंसान के सर्वाइवल और एडेप्टेशंस में हेल्पफुल होती हैं। अगर इसके मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो इसके जो पॉइंट्स हैं उसमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, अडेप्टिव बिहेवियर आ जाता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, होलिस्टिक अप्रोच आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बारे में तो वैल्यूएशनरी पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो फंक्शनलिस्ट को बिलीव था कि माइंड और बिहेवियर का स्टडी इवैल्यूएशंस और सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है। उन्हें ये समझना था कि किस तरह से ह्यूमन माइंड और बिहेवियर ने इवैल्यूएट करना था, यानी अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से खुद को अडॉप्ट करना था। फिर एडेप्टिव बिहेवियर की बात करें तो फंक्शनलिस्ट मानते थे कि हर बिहेवियर का एक पर्पस होता है, ठीक है। कोई ना कोई पर्पस होता है। इंसान अगर कोई बिहेव करता है तो हमें पता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है और माइंड का रोल होता है बिहेवियर के अडॉप्ट करने में। हमारा माइंड क्या चाह रहा है, जब हमारा माइंड चाहता है हम उसी तरह से बिहेव कर रहे होते हैं सम टाइम। तो ये फंक्शनलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ को मानते थे, ठीक है। अब उनका फोकस था कि कैसे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि परसेप्शंस है, लर्निंग और मेमोरी जो है वो इंसान के उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने में हेल्पफुल होती है। फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो फंक्शनलिज्म ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर भी एम्फसाइज किया। इस स्कूल ऑफ थॉट्स के मुताबिक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और चैलेंजेस पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि एजुकेशन थी तो जो हमारा माइंड जो है जिस तरह से पढ़ रहा होता है उसी तरह बिहेव कर रहा होता है। इंडस्ट्री है, सोशल रेफरेंस वगैरह जो होते हैं ये सब कुछ। उसके बाद इसकी होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो फंक्शनलिस्ट ने माइंड को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा, यानी कि एक सिस्टम के तौर पर जिसमें अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस और फंक्शंस इंटरेक्ट करते हैं। इसके ज़रिए उनका मेन एम था कि माइंड की कम्प्लेक्सिटीज़ को समझना और उसके एडेप्टिव फंक्शन को एक्सप्लोर करना था। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म आ जाते हैं, फंक्शनलिस्ट के कुछ क्रिटिसिज्म
बिहेवियरिज्म है, जैसे कि इसका फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर होता था, जबकि माइंड का इंटरनल प्रोसेस को इग्नोर किया जाता था। इसके अलावा इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस और जेनेटिक फैक्टर्स को भी कम इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, तो वो हमारा बिहेवियरिज्म है। अब बिहेवियरिज्म जो है ये 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में एक मतलब प्रोमिनेंट हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, और इसका जो इसको डेवलपर था वो था जॉन बी वर्डसन, और लेटर बी.एफ. स्किनर ने ये किया था। अभी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक सेल्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी किया जाना चाहिए और माइंड के इंटरनल प्रोसेसेस को इग्नोर किया जाना चाहिए। इस तरह से बिहेवियरिज्म्स ने एक्सपेरिमेंटल मेथड और कंडीशन प्रिंसिपल को एम्फसाइज किया। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं नोट डाउन किए हैं आप लोग भी कर लीजिए। सबसे पहला है फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। नेक्स्ट आ जाता है रिजेक्शन ऑफ मेंटलिस्टिक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको रिजेक्ट करना। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ठीक है, उसके बाद कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और क्रिटिज्म आ जाती हैं। इसके भी कुछ, अगर आप ये बिहेवियरिज्म अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो नेक्स्ट आपको किसी चैप्टर के अंदर एक मतलब बी.एफ. स्किनर ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था वो एक डिटेल में आएगा, तो आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। तो फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, अगर इसका पहला पॉइंट एक्सप्लेन करूँ तो बिहेवियरिज्म्स का इम्पोर्टेंट मकसद था कि हमारी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर होता है, यानी उसको अंडरस्टैंड करना होता है। स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग सिर्फ वो बिहेवियर जो डायरेक्टली देखे जा सकते हैं, जैसे कि एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं और रिस्पॉन्सेज हैं, उनको स्टडी किया जाना चाहिए। माइंड के इंटरनल प्रोसेस जैसे कि हमारी थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता था। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ मेंटलिस्टिक्स कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिहेवियरिस्ट ने मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट जैसे कि हमारे कॉन्शियस थी, हमारी थॉट्स थी और माइंड की जो इनर वर्किंग थी उनको रिजेक्ट किया। उनका मकसद था कि साइकोलॉजी को एक ऑब्जेक्टिव साइंस बनाया जाए जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल बिहेवियर पर फोकस किया जाए। एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें तो बिहेवियरिज्म ने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को एम्फसाइज किया। इसमें कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल होता था। बिहेवियर को स्टडी करने में जॉन बी वाटसन और बी.एफ. स्किनर ने कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जो है वो बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया। उसके बाद कंडीशनिंग प्रिंसिपल की बात करें तो बिहेवियरिज्म की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कंडीशनिंग प्रिंसिपल का यूज़। क्लासिकली कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इनको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशन जैसे प्रिंसिपल बिहेवियरिस्ट रिसर्चर्स ने एक्सप्लोर किया। इसके थ्रू वो बिहेवियर को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और कैसे इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, इस पर रिसर्च किया। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंसिपल एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर भी एम्फसाइज किया गया। इस स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स और इंटरवेंशंस डेवलप की गई, जैसा कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर थेरापी। उसके बाद इसके कुछ क्रिटिज्म्स हैं जिनको हम याद रखें तो बिहेवियरिज्म्स के भी कुछ क्रिटिज्म हैं, जैसे कि इसका फोकस सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर होना के बावजूद वो माइंड की कम्प्लेक्स एस्पेक्ट को इग्नोर करता था। इसके अलावा इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कॉग्निटिव प्रोसेसेस का जो इम्पोर्टेंस थी वो कम दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस करना है जो साइको एनालिसिस था, और सिगमंड फ्रॉइड के साथ जो है वो स्कूल ऑफ थॉट को इन्होंने ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट इस ये जो था इन्होंने डेवलप किया था। बिहेवियर और पर्सनैलिटी के अनकॉन्शियस ड्राइव्स, फिर इंस्टिंक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ज़रिए इसको समझा जाता है। साइको एनालिसिस का थेरापिस्ट और क्लाइंट के दरमियान में जो अनकॉन्शियसनेस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे अनकॉन्शियसनेस माइंड है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, देन डिफेंस मैकेनिज्म्स है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, थेरापेटिक टेक्निक्स हैं। इसके भी कुछ क्रिटिज्म हैं और जिसको नेक्स्ट हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो थी उसने इस चीज़ को जो था वो इसकी क्रिटिज्म के बावजूद नेक्स्ट हमारी वो आई थी। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो सबसे पहला आता है अनकॉन्शियसनेस माइंड, यानी साइको एनालिसिस का एक अहम जो पार्ट था वो अनकॉन्शियसनेस माइंड पर होता है।
फ्रॉड के कॉन्सेप्ट था कि ज़्यादातर मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर अनकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि कॉन्शियस अवेयरनेस के बाहर होते हैं। इसमें इंस्टिंक्ट, डिज़ायर्स और सप्रेस्ड मेमोरीज जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्राइड ने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आती है आईडी, एक आती है ईगो और एक आती है सुपर ईगो। आईडी की बात करूँ तो आईडी अनकॉन्शियसनेस, डिज़ायर्स और इंस्टिंक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ईगो जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस, माइंड को कंट्रोल करता है। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी और यानी सोसाइटल नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो सोसाइटल होती है वो। अब इन तीनों पार्ट्स की इंट्रैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट जो है ये पर्सनालिटी को शेप करते हैं, हमारी पर्सनालिटी को आईडी, ईगो और सुपर ईगो बनाते हैं। उसके बाद डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो साइको एनालिसिस में फेरेड ने डिफेंस मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ये मैकेनिज्म अनकॉन्शियस माइंड के कॉन्फ्लिक्ट और एंग्जाइटी के को कोप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ तो रिप्रेशन, प्रोजेक्शन और डेनियल्स जो है ये सारे इंक्लूड होते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की बात करें तो फ्रेड का बिलीव था कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप एडल्टहुड की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को शेप करते हैं। इसमें पार्टिकुलरली अटेंशन चाइल्डहुड और एक्सपीरियंसेस पर दी जाती थी। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमास और एक्सपीरियंसेस पर दी जाती थी, जो कि लेटर लाइफ में साइकोलॉजिकल इश्यूज को सोर्स बन सकती थी। यानी इसके अकॉर्डिंग बच्चा जो अपने चाइल्डहुड में सीखता है, जब वो अडल्टहुड में जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी पहले से ही जो है बनी होती है। थेरापेटिक टेक्निक्स की बात करें तो साइको एनालिसिस में थेरापिस्ट और क्लाइंट के दरमियान की जो डीप एक्सप्लोरेटरी रिलेशनशिप्स होती हैं। ठीक है, यानी थेरापिस्ट अनकॉन्शियसनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और मोटिवेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, जिससे क्लाइंट अपने अनकॉन्शियसनेस इशू को समझ सके और उन्हें रिजॉल्व कर सके। टेक्निक जैसे कि हमारी फ्री एसोसिएशन थी, ड्रीम एनालिसिस थी, ट्रांसपेरेंस का इस्तेमाल होता था। उसके बाद इसके भी क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसमें जैसे कि इसका फोकस ज़्यादातर पेशेंट्स को चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर होता था और इसमें साइंटिफिक एविडेंस के कमी होती थी। इसके अलावा थेरापेटिक प्रोसेस का लेंथ और उसके जो सब्जेक्टिव नेचर भी कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो 20वीं सेंचुरी के दौरान ये डेवलप हुई थी। इसका फोकस जो था वो माइंड के इंटरनल प्रोसेस पर होता था, जैसा कि थिंकिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग मेंटल प्रोसेस को स्टडी करके बिहेवियर को समझना और एक्सप्लोर करना मुमकिन है, पॉसिबल है। ठीक है, अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे फोकस ऑन इंटरनल प्रोसेस। जैसे मैंने अभी बताया कि ये हमारे इंटरनल प्रोसेस के ऊपर जो है ये काम करता है, उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आ जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के जरिए स्टडी किया जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग माइंड एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसमें सेंसरी इनपुट को रिसीव किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की बात करें तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को एम्फसाइज किया। कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल यानी कॉग्निटिव टास्क और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग का इस्तेमाल होता है मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए। इसके थ्रू रिसर्चर्स मेंटल प्रोसेस को सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट और मेजर करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में भी हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और कैसे वो डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। उसके बाद लैंग्वेज और कॉग्निशन की बात करें तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, प्रोडक्शन और एक्वेस्शन भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर में स्टडी होती है। ठीक है, कैसे के रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और कैसे हम न्यू लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे जो होते हैं कॉग्निटिव इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस स्कूल ऑफ थॉट्स। अगर इन सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो देन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हर एक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। अगर मिड के पेपर में या फाइनल के एग्जाम में आपको अलग से पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, तो आप सिर्फ स्ट्रक्चरलिज्म का थोड़ा सा थोड़ी ना बता सकते हो, बल्कि आप उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे। बिहेवियरिज्म क्या होता है, इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखकर जो है वो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके पॉइंट मैंने इतने ईजिली लिखे हुए हैं कि आप लोग ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है।